आपके पास में आऊंगी। पश्चिम बंगाल को लेकर भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ओडिशा के क्या कुछ हालात है और पश्चिम बंगाल के कैसे राजनीतिक समीकरण बनते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुभाष जी आपके पास में मैं आती हूँ। ओवरऑल अभी जो गणित और जो समीकरण अभी जो नजर आ रहा है 543 सीटों को लेकर, 310 पे एनडीए, 212 पे कांग्रेस और अन्य के खाते में 21, इसका विश्लेषण आपसे। देखो प्रथा, जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि ये प्रारंभिक रुझान है, पर एक बात तय है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश 370 हर बूथ पे जीतने की बात थी, 400 पार की बात थी, तो ये अगर आप 300 भी लाते हैं तो ये एक प्रकार से एनडीए की हार है और ये मोदी के ग्राफ के गिरने का एक सिंबल है। क्योंकि जिस तरह से बढ़ चढ़कर बात की गई पूरे देश में कि मोदी है, ये मुमकिन है, या 400 पार, और ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे लोग नहीं मिलेंगे, डबल का आंकड़ा नहीं मिलेगा, तो ये अगर 400 पार नहीं जाते और 350 पे भी रुकते तो एक प्रकार से मारली या कहें कि जो अपने कार्यकर्ताओं में जिस तरह के उत्साह का संचार किए थे, तो ये बड़बोलापन पता चलेगा। और जिस तरह की बातचीत की थी तो हिंदुस्तान का मतदाता इनको उस तरह से खारिज कर रहा है। मतदाता कभी ये मतलब स्वीकार नहीं करेगा कि आप बहुत बढ़ चढ़कर बात करें और उसकी जो ताकत है उसको कमतर आके। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं, भला ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी के सारे सर्वे कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी, पर ये सरकार उस कहना चाहिए जिस वेग से बढ़ रही थी, जो अश्वमेघ का घोड़ा जिस तरह से दौड़ रहा था, वो रुकेगा। और आने वाले समय में विपक्षी दल जो गलती किए हैं उसको सुधारेंगे और जो विधानसभा चुनाव है या बाद के चुनाव है उसमें एक सशक्त विपक्ष की तरह खड़े होंगे। और जो मनमानी, जिसको ये लोग कह रहे हैं विपक्षी, जो प्रतिरोध की ताकत को दबाने की कोशिश विपक्षी कहते हैं कि हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और बीजेपी में भी ये जो वन मैन आर्मी थी कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो हैं संगठन से ऊपर हुए थे, तो बीजेपी के अंदर भी नए तरह से चिंतन होगा। और इनका जो मात्र संगठन है आरएसएस, वो भी इस पर समीक्षा करेगा कि हमको किसी एक व्यक्ति पे दांव लगाना चाहिए या हमको अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। चले बिल्कुल। तो यहाँ पर 543 सीटों को लेकर क्या कुछ और कैसे समीकरण बन रहे हैं, ये तो हमने इसके गणित को समझने की कोशिश सुभाष जी आपसे की है। अब अभय जी आपके पास में आना चाहूंगी। चूंकि हम राज्यवार अलग अलग जगहों को लेकर, लोकसभा सीटों को लेकर, वहां की स्थिति को लेकर तो चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर भी समझना दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ पर की भी राजनीति समय समय पर अलग अलग यूटर्न लेती नजर आती है। तो क्या कहेंगे आप, इस बार के चुनाव पर कैसे परिणाम आ सकते हैं और कैसी स्थिति अभी फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से इन दो राज्यों में? बिल्कुल प्रथा, मैं अपनी बात आगे दोनों राज्यों की चर्चा करूं, इसके पहले मैं सुभाष जी की बात जो उन्होंने कही है उसको एंडोर्स करना चाहूँगा। बीजेपी का पिछले कुछ दिनों में कांग्रेसीकरण होता जा रहा था। बीजेपी की स्ट्रेंथ थी उसका कैडर बेस्ड पार्टी होना, उसके कार्यकर्ताओं का संगठन, लेकिन धीरे धीरे करके वो पर्सनालिटी बेस्ड पार्टी के रूप में बदल गई थी और इसका नुकसान उसको उठाना पड़ा है। अब बात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की करें तो पहले पश्चिम बंगाल की चर्चा करते हैं, जहाँ एक समय में तृणमूल कांग्रेस को अभेद्य माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, पिछले 2 चुनावों से देखें, तो तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की है। उसने ये किया कि एकला चलो की नीति के तहत बाकी जो अपोजिशन पार्टीज थे उनसे दूरी बनाकर रखी। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके वोटों का बिखराव हुआ और इस बार के चुनाव में भी उसने इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी बनाकर रखी और बाद में जाकर जब उसे ये लगा कि कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई और हम पिछड़ ना जाएं, तब उसने ये जाकर कहा कि हम बाहर से समर्थन देंगे। तो ये जो उसने विपक्ष को साथ न लेकर चलने की गलती की, उसका उसको नुकसान उठाना पड़ा। शुरुआती रुझान में तो पार्टी बीजेपी से भी पिछड़ती हुई नजर दिखाई दी थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके मुताबिक वो पिछले बार की सीटों की बराबरी करती दिखाई दे रही है। 22 सीटों पर लीड कर रही है और 16 पर बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन पिछले दिनों जो 3 चीजें हुई हैं उसने नुकसान पहुंचाया है उसे पश्चिम बंगाल में। पहला, संदेश खाली। दूसरा, टीचर्स अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट का जो उसके खिलाफ एडवर्स वर्डिक्ट गया वो, और तीसरा उसके बाद मुस्लिम आरक्षण। ये तीनों चीज़ें उसके खिलाफ गई हैं और वहाँ उसको नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत संक्षेप में मैं उड़ीसा की चर्चा जरूर करूँगा क्योंकि उड़ीसा 2 राज्यों में से ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। बीजू जनता दल या बीजेडी का जो प्रभाव था, उसकी स्ट्रेंथ नवीन पटनायक की ये थी कि उन्होंने विपक्ष का साथ कभी नहीं दिया,
एनडीए में शामिल नहीं हुए, लेकिन एनडीए की तरफ उनकी लीनिंग रही। एनडीए और यानी कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में सीधी टक्कर नहीं हुई। इस बार वहाँ बीजेपी और बीजेडी के बीच की सीधी टक्कर है, और लोकसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी, और विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं दोनों में ये बात दिखाई दे रही है कि बीजेडी को नुकसान हो रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 15 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और केवल 2 पर बीजेडी इस समय लीड कर रही है। और स्टेट इलेक्शंस की बात करें तो 34 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और केवल 20 पर बीजेडी लीड कर रही है। तो ये दिलचस्प चुनावी आंकड़े हैं। चलिए, बिल्कुल। तो जिस तरह से हर बार बीजेपी को लीड करते हुए यहाँ पर देखा जा रहा था, इस बार कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में या उसके खेमे में वैसी बयार चलती नजर नहीं आ रही। हालांकि इसका यह भी मतलब नहीं है कि बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से जितना दावा बीजेपी कर रही थी और जितनी आश्वस्त ये पार्टी नजर आ रही थी, उससे कुछ पिछड़ती जरूर नजर आ रही है। इन्हीं आंकड़ों को लेकर राजेश जी मैं आपके पास में आना चाहूंगी। प्रकार से अभी देखा जा रहा है, ये तो ओवरऑल आंकड़े हो गए जिस लिहाज से अभी जो पार्टी ने यहाँ पर अपनी प्रदर्शन जो अपना किया है। इंडिविजुअल जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो अभी की बात करें तो 217 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए इंडिविजुअल। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो इंडिविजुअली उसने 300 का आंकड़ा पार कर लिया था और 303 सीट पर लीड की थी। क्या वजह इसके पीछे की मानी जा सकती है? देखिए प्रथा, जो आप बोल रही हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीट के करीब आई थी और इस बार 270 सीटों पे अपनी लीड दिखा रही है। बहुमत से हालांकि सिर्फ 2 सीट ही दूर है बीजेपी। 272 जी 217 पे अभी लीड कर रही है और 272 सीटें उसको बहुमत के लिए चाहिए। तो हालांकि अभी गैप काफ़ी बड़ा हुआ है, और लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि 303 का आंकड़ा जो पिछले लोकसभा में उसने हासिल किया था, वहाँ से तो काफ़ी दूर दिख रही है बीजेपी की मंजिल। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से तस्वीर बदली है और बीजेपी और उसके सहयोगी दल आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि बहुमत से एक बहुत अच्छा आंकड़ा वो हासिल कर चुके होंगे। और 300 पार एक सीटें जो दिख रही है अभी फ़िलहाल बीजेपी की, तो 320 325 के करीब करीब वो हासिल हो सकती है। और जहाँ तक आपका एक जो खासकर अभी सवाल आया था कि कुछ जगह पर जो बीजेपी पिछली बार की तुलना में इस बार पिछड़ रही है, या ये कहें कि वो इतना गेन नहीं कर पा रही है जो पिछली बार की थी, तो ये स्थिति तो हम देख ही रहे हैं। उसका साफ साफ कारण था कि मतदाताओं का एक तरह से विचलित होना, महंगाई और दूसरे मुद्दों ने उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो कहीं ना कहीं वो सीटों पर भी उसका फ़र्क दिखा ही है, जो हम अभी नज़र आ भी रहा है हमें स्क्रीन पर। जी बिल्कुल। तो चलिए, आंकड़ों की बात लगातार हो रही है और इन्हीं आंकड़ों पर पूरा ये खेल केंद्रित है और इन आंकड़ों के हिसाब से ये तय होगा कि कौन हारता है। सुभाष जी, आपके पास में आना चाहूंगी। चूंकि भाजपा के इंडिविजुअली प्रदर्शन को लेकर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस को बात कर रहे थे, 217 और 303 की बात यहाँ पर हो रही थी, तो ये तो बात रही बीजेपी की। लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो इन आंकड़ों को कांग्रेस इस बार के चुनाव में कैसे देख रही है और आपका समीकरण, आपका गणित क्या कहता है कांग्रेस के पक्ष से? देखिए प्रथा, कांग्रेस ने सारी सीटों से चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस ने 332 सीटों पे चुनाव लड़ा, तो उन्होंने ये बाकी सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी। तो 332 में फिर भी जितने सहयोगी थे उसमें सबसे ज़्यादा नंबर पे खड़े करने वाली कांग्रेस थी। अब कांग्रेस को ये मालूम है कि यूपी में उसका जो उपस्थिति थी उस तरह से पहले नहीं थी। अगर वो कांग्रेस यूपी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा